हामिद का बच्चा। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। लाहौर से बाबू हरगोपाल आए तो हामिद घर का रहा ना घाट का। उन्होंने आते ही हामिद से कहा, लो भाई फौरन एक टैक्सी का बंदोबस्त करो। हामिद ने कहा, आप जरा तो आराम कर लीजिए, इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आए हैं, थकावट होगी। बाबू हरगोपाल अपनी धुन के पक्के थे। नहीं भाई, मुझे थकावट वावट कुछ नहीं, मैं यहाँ सैर की गर्ज से आया हूँ, आराम करने नहीं आया। बड़ी मुश्किल से 10 दिन निकाले हैं। ये 10 दिन तुम मेरे हो, जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। मैं अब अय्याशी की इंतहा कर देना चाहता हूँ, सोडा मंगवाओ। हामिद ने बहुत मना किया कि देखिए बाबू हरगोपाल, सुबह सवेरे मत शुरू कीजिए, मगर वो ना माने। बक्स खोलकर जॉनी वॉकर की बोतल निकाली और उसे खोलना शुरू कर दिया। सोडा नहीं मंगवाते तो लाओ, थोड़ा पानी लाओ। क्या पानी भी नहीं दोगे? बाबू हरगोपाल हामिद से उम्र में बड़े थे। हामिद 30 का था तो वो 40 के थे। हामिद उनकी इज्जत करता था, इसलिए कि उसके मरहूम बाप से बाबू साहब के मरासिम थे। उसने फौरन सोडा मंगवा दिया और बड़ी लज्जाजत से कहा, देखिए मुझे मजबूर ना कीजिएगा, आप जानते ही हैं कि मेरी बीवी बड़ी सख्त गिर है। मगर बाबू हरगोपाल के सामने उसकी कोई पेश न चली और उसे साथ देना ही पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, 4 पैग पीने के बाद बाबू हरगोपाल ने हामिद से कहा, लो भाई अब चलें घूमने, मगर देखो कोई ऐसी टैक्सी पकड़ना जो जरा शानदार हो, प्राइवेट टैक्सी हो। बहुत अच्छा है, मुझे उन मीटरों से नफरत है। हामिद ने प्राइवेट टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया। नई फोर्ड थी, ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। बाबू हरगोपाल बहुत खुश हुए। टैक्सी में बैठकर अपना चौड़ा बटुआ निकाला, खोलकर देखा 100 के कई नोट थे और इत्मीनान का सांस लिया और अपने आप से कहा, काफी है। लो भाई ड्राइवर, अब चलो। ड्राइवर ने अपने सर पर टोपी को तिरछा किया और पूछा, कहाँ सेठ? बाबू हरगोपाल हामिद से मुखातिब हुए, बोलो बोलो भाई तुम भी। हामिद ने कुछ देर सोचकर एक ठिकाना बताया। टैक्सी ने उधर का रुख किया। थोड़ी ही देर के बाद बंबई का सबसे बड़ा दल्लाल उनके साथ था। उसने मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ लड़कियां निकाल निकाल कर पेश की, मगर हामिद को कोई पसंद ना आई। वो नफासत पसंद था, सफाई का शायदा था। ये लड़कियां सुर्खी पाउडर के बावजूद उसको गंदी दिखाई दी। इसके अलावा उनके चेहरों पर कसबियत की मोहर थी। ये उसे बहुत घिनौनी मालूम होती थी। वो चाहता था कि औरत को कसबी होने पर भी औरत ही रहना चाहिए। अपने औरतपन को अपने पेशे के नीचे दबा नहीं देना चाहिए। इसके बरक्स बाबू हरगोपाल गलाजत पसंद था, लाखों में खेलता था। चाहता तो बंबई का पूरा शहर साबुन पानी से धुलवा देता, मगर अपनी जाती सफाई का उसे कुछ ख्याल नहीं था। नहाता था तो बहुत ही थोड़े पानी से, कई कई दिन शेव नहीं करता था। ग्लास चाहे मैला चिकट हो, उठाकर उसमें फर्स्ट क्लास विस्की उंडेल देता था। गलीज भिखारन को सीने के साथ चिमटा कर सो जाता था और कहता था, लुत्फ आ गया, क्या चीज थी। हामिद को हैरत होती थी कि ये बाबू किस किस्म का इंसान है। ऊपर निहायत ही कीमती शेरवानी है, नीचे ऐसी बुनियान है कि उसको देखने से उबकाइयां आना शुरू हो जाती हैं। रुमाल पास है, लेकिन कुर्ते के दामन से नाक का बहता हुआ रींट साफ कर रहा है। गलीज प्लेट में चाट खाकर खुश हो रहा है। तकिए के गुलाफ मैले होकर बदबू छोड़ रहे हैं, मगर उसे इनको बदलवाने का ख्याल तक नहीं आता। हामिद ने उसके मुतालिक बहुत गौर किया था, मगर किसी नतीजे पर न पहुंचा। उसने कई मर्तबा बाबू हरगोपाल से कहा,
बाबूजी, आपको गलाजत से घिन क्यों नहीं आती? ये सुनकर बाबू हरगोपाल मुस्कुरा देते। क्यों नहीं आती? लेकिन तुम्हें तो हर जगह गलाजत ही गलाजत नजर आती है। अब इसका क्या इलाज है? हामिद खामोश हो जाता और दिल ही दिल में बाबू हरगोपाल की गलाजत पसंदी पर कुढ़ता रहता। टैक्सी देर तक इधर उधर आवारा घूमती रही। दलाल ने जब देखा कि हामिद इंतखाब के मामले में बहुत कड़ा है तो उसने दिल में कुछ सोचा और ड्राइवर से कहा, शिवाजी पार्क की तरफ दबाओ। वो भी पसंद न आई तो कसम खुदा की कसम भड़वा गिरी छोड़ दूंगा। टैक्सी शिवाजी पार्क की एक बंगलानुमा बिल्डिंग के पास रुकी। दलाल ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया और बाबू हरगोपाल और हामिद को अपने साथ ले गया। बड़ा साफ सुथरा कमरा था। फर्श की टाइलें चमक रही थीं। फर्नीचर पर गर्द का जर्रा तक नहीं था। उधर दीवार पर स्वामी विवेक आनंद की तस्वीर लटक रही थी। सामने गांधी जी की तस्वीर, सुभाष का फोटो भी था। मेज पर मरहट्टी की किताबें पड़ी थीं। दलाल ने उनको बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। हामिद घर की सफाई से बहुत मुतासिर हुआ। चीजें मुख्तसर थीं मगर करीने से रखी गई थीं। फिजा बड़ी संजीदा थी। उसमें कस्बियों का वो बेशर्म तीखापन नहीं था। हामिद बड़ी बेसब्री से लड़की की आमद का इंतजार करने लगा। दूसरे कमरे से एक मर्द नमूदार हुआ। उसने हौले हौले सरगोशियों में दलाल से बातें की। बाबू हरगोपाल और हामिद की तरफ देखा और कहा, अभी आती है, नहा रही थी, कपड़े पहन रही है। ये कहकर वो चला गया। हामिद ने गौर से कमरे की चीजें देखना शुरू की। मेज के पास कोने में बड़ी खूबसूरत रंगीन चटाई पड़ी थी। मेज पर किताबों के साथ 10-15 रिसाले थे। नीचे बड़े नाजुक चप्पल चमकीले फर्श पर पड़े थे, कुछ इस अंदाज से कि अभी अभी उनसे पांव निकल कर गए हैं। सामने शीशों वाली अलमारी में कितार दर कितार किताबें थीं। बाबू हरगोपाल ने फर्श पर जब अपने सिगरेट का आखिरी हिस्सा अपनी गरगाबी के नीचे दबाया तो हामिद को बहुत गुस्सा आया। सोच ही रहा था कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे कि दूसरे कमरे के दरवाजे से उसके कानों में रेशमी सरसराहट पहुंची। उसने जाविया बदलकर देखना चाहा। एक गोरी चिट्टी लड़की बिल्कुल नए काष्टे में मलबूस नंगे पैर आ रही थी। काष्टे का पल्लू उसके सर से खिसका, सीधी मांग थी। जब करीब आकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उसके चमकीले जूड़े में हामिद ने एक पत्ता अड़सा हुआ देखा। पत्ते का रंग सफेदी माइल था। मोटे जूड़े में जो बड़ी सफाई से किया गया था, यह पत्ता बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। हामिद ने प्रणाम का जवाब उठकर दिया। लड़की शर्माती लज्जाती उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उम्र हामिद के अंदाजे के मुताबिक 17 बरस से ऊपर नहीं थी। कद में आना, रंग गोरा जिसमें हल्की हल्की प्याजी झलक थी। जिस तरह उसकी साड़ी नई थी इसी तरह वो खुद नई मालूम होती थी। कुर्सी पर बैठकर उसने बड़ी बड़ी स्याह आंखें झुका लीं। हामिद को ऐसा महसूस होने लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में सिरायत कर रही है। लड़की बड़ी साफ सुथरी, बड़ी उजली थी। बाबू हरगोपाल ने हामिद से कुछ कहा तो वह चौंक पड़ा, जैसे उसको किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया है। क्या कहा बाबू हरगोपाल? बाबू हरगोपाल ने कहा, बात करो भाई। फिर आवाज धीमी कर दी, मुझे तो कोई खास पसंद नहीं। हामिद कबाब हो गया। उसने लड़की की तरफ देखा। धुला हुआ शबाब उसके सामने बैठा था। निखरी हुई बेदाग जवानी रेशम में लिपटी हुई उसकी नजरों के सामने थी, जिसको वो हासिल कर सकता था। एक रात के लिए नहीं, कई रातों के लिए, क्योंकि वो कीमत अदा करके अपनाई जा सकती थी। लेकिन हामिद ने जब ये सोचा तो उसे दुख हुआ कि ऐसा क्यों है। ये लड़की बिकाऊ माल हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसे ख्याल आया कि अगर ऐसा होता तो उसको हासिल कैसे करता। बाबू हरगोपाल ने बड़े भोंडे अंदाज में
पूछा, क्या ख्याल है भाई? ख्याल? हामिद फिर चौंका। आपको तो पसंद नहीं, लेकिन मैं? वो कुछ कहते कहते रुक गया। बाबू हरगोपाल बड़े दोस्त नवाज थे और दलाल से कारोबारी अंदाज में पूछा, भाई क्या देना पड़ेगा? दलाल ने जवाब दिया, छोकरी देख लीजिए, अभी ताज़ा ताज़ा धंधा शुरू किया है। बाबू हरगोपाल ने उसकी बात काटी, तुम उसे छोड़ो, मामले की बात करो। दलाल ने बीड़ी सुलगाई, 100 रुपये होंगे, पूरा दिन रखिए या पूरी रात रखिए, एक डेढ़िया कम नहीं होगा। बाबू हरगोपाल हामिद से मुखातिब हुए, क्यों भाई? बाबू को हरगोपाल और दलाल की गुफ्तगू बहुत नागवार गुजर रही थी। उसको यूं महसूस होता था कि उस लड़की की तौहीन हो रही है। 100 रुपए में ये धड़कता हुआ शबाब, ये दमकती हुई जवानी। उसको ये सुनकर बहुत कोफत हुई कि मरहट्टी हुस्न का जो ये नादिर नमूना उसके सामने सांस ले रहा था, उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। मगर इस कोफत के साथ ही उस ख्याल ने उसके दिल में चुटकी ली कि 100 रुपए देकर आदमी उसको हासिल तो कर सकता है, एक दिन या एक रात के लिए। उसके साथ तो आदमी को अपनी सारी उम्र बिता देनी चाहिए, उसकी हस्ती में अपनी हस्ती मुदगम कर देनी चाहिए। बाबू हरगोपाल ने फिर पूछा, क्यों भाई, क्या ख्याल है? हामिद अपना ख्याल जाहिर नहीं करना चाहता था। बाबू हरगोपाल मुस्कुराया, जेब से बटुआ निकाला और 100 का एक नोट दलाल को दे दिया। एक डेढ़िया कम ना एक डेढ़िया ज्यादा। फिर वो हामिद से मुखातिब हुआ, चलो भाई, मामला तय हो गया। हामिद खामोश हो गया। दोनों नीचे उतरकर टैक्सी में बैठे। दलाल लड़की लेकर आ गया। वो शर्माती लज्जाती उनके साथ बैठ गई। होटल में एक कमरे का बंदोबस्त करके बाबू हरगोपाल अपने लिए कोई लड़की तलाश करने चला गया। लड़की पलंग पर आंखें झुकाए बैठी थी। हामिद का दिल धक धक कर रहा था। बाबू हरगोपाल विस्की की बोतल छोड़ गया था, आधी के करीब बाकी थी। हामिद ने सोडा मंगवाकर एक बहुत बड़ा पैग लगाया। उसमें कुछ जुर्रत पैदा हुई। उसने लड़की के पास बैठकर पूछा, आपका नाम? लड़की ने निगाहें उठाकर जवाब दिया, लता मंगलावकर। बड़ी प्यारी आवाज थी। हामिद ने एक बड़ा पैग अपने अंदर उंडेला और लता के सुर से काष्टे का पल्लू हटाकर उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरा। लता ने बड़ी बड़ी सियाह आंखें झपकाई। हामिद ने साड़ी का पल्लू बिल्कुल नीचे गिरा दिया। चुस्त चोली के खुले गिरेबान से उसको लता के सीने के उभार की नन्ही सी धड़कती हुई झलक दिखाई दी। हामिद का सारा वजूद थर्रा गया। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो चोली बनकर लता के साथ चिमट जाए, उसकी मीठी मीठी गर्मी महसूस करे और सो जाए। लता हिंदुस्तानी नहीं जानती थी। उसको मंगलाओं से आए सिर्फ 2 महीने हुए थे। मरहट्टी बोलती थी। बड़ी करख्त जबान है, लेकिन उसके मुंह में ये बड़ी मुलायम हो गई थी। वो टूटी फूटी हिंदुस्तानी में हामिद की बातों का जवाब देती तो वो उससे कहता, नहीं लता, तुम मरहट्टी में बात करो, मुझे बहुत चांगली लगती। लफ्ज़ चांगली सुनकर लता हंस पड़ती और सही तलफ़ुज़ उसको बताती, लेकिन हामिद चे और सी की दरमियानी आवाज़ पैदा न कर सकता। उस पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते। हामिद उसकी बातें न समझता, लेकिन उस ना समझने में भी उसको लुत्फ़ आता था। कभी कभी वो उसके होंठ चूम लेता और उससे कहता, ये प्यारे प्यारे बोल जो तुम अपने मुंह से निकाल रही हो, मेरे मुंह में डाल दो, मैं इन्हें पीना चाहता हूँ। वो कुछ न समझती और हंस देती। हामिद उसे अपने सीने के साथ लगा लेता। लता की बाहें बड़ी सडूल और गोरी गोरी थीं। उन पर चोली की छोटी छोटी आस्तीनें फंसी हुई थीं। हामिद ने उनको भी कई बार चूमा। लता का हर उज़्व हामिद को प्यारा लगता था। रात को 9 बजे जब हामिद ने लता को उसके घर छोड़ा तो अपने अंदर एक खला सा महसूस किया। उसके मुलायम जिस्म का लम्स
जैसे एकदम छाल की तरह उतरकर उससे जुदा हो गया। सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह बाबू गोपाल आए। उन्होंने तखलिए में उससे पूछा, क्यों, कैसी रही? हामिद ने सिर्फ इतना कहा, ठीक थी। चलते हो फिर? नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है। बकवास ना करो, मैंने तुमसे आते ही कह दिया था कि ये 10 दिन तुम मेरे हो। हामिद ने बाबू हरगोपाल को यकीन दिलाया कि उसे वाकई बहुत ज़रूरी काम है। पुणे जा रहा है। वहाँ उसको एक आदमी से मिलकर अपना काम कराना है। बाबू हरगोपाल अंजामे कार मान गए और अकेले याशी करने चले गए। हामिद ने टैक्सी ली, बैंक से रुपए निकलवाए और सीधा लता के यहाँ पहुंचा। वो अंदर नहा रही थी। कमरे में एक मर्द बैठा था, वही जिसने पहले दिन कहा था अभी आती है। नहा रही थी, कपड़े बदल रही है। हामिद ने उससे कुछ देर बातें की और 100 का एक नोट उसके हवाले कर दिया। लता आई, पहले से भी ज्यादा साफ सुथरी और निखरी हुई। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। हामिद उठा और उस मर्द से मुखातिब हुआ, मैं चलता हूँ, तुम ले आओ इन्हें, वक्त पर छोड़ जाऊंगा। ये कहकर वो नीचे उतर गया। लता आई और हामिद के पास बैठ गई। उसका लम्स महसूस करके हामिद को बड़ी राहत हुई। वो उसको वहीं टैक्सी में अपने सीने के साथ भेज लेता, मगर लता ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। शाम के 7:30 बजे तक वो उसके साथ रही। जब उसको घर छोड़ा तो ऐसा महसूस किया कि उसके दिल की राहत उससे जुदा हो गई है। रात भर वो बेचैन रहा। हामिद शादीशुदा था, छोटे छोटे 2 बच्चों का बाप था। उसने सोचा कि वो सख्त हमाकत कर रहा है। अगर उसकी बीवी को पता चल गया तो आफत बर्पा हो जाएगी। एक बार सिलसिला हो गया, ठीक है, मगर ये सिलसिला तो अब दराज होने की तरफ माइल था। उसने अहद कर लिया कि अब शिवाजी पार्क का रुख नहीं करेगा। मगर सुबह 10 बजे वो फिर लता के साथ होटल में लेटा था। 15 रोज तक हामिद बिला नागा लता के यहाँ जाता रहा। उसके बैंक के अकाउंट में से 2000 रुपये उड़ चुके थे। कारोबार अलग उसकी गैर मौजूदगी के बायस नुकसान उठा रहा था। हामिद को उसका कामिल एहसास था, मगर लता उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छा चुकी थी। लेकिन हामिद ने हिम्मत से काम लिया और एकदम ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इस दौरान में बाबू हरगोपाल अपनी मैली और गलीज अय्याशियां ख़त्म करके लाहौर वापस जा चुका था। हामिद ने खुद को ज़बरदस्ती अपने कारोबारी कामों में मसरूफ़ कर दिया और लता को भूलने की कोशिश की। 4 महीने गुजर गए। हामिद साबित कदम रहा, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से उसका गुजर शिवाजी पार्क से हुआ। हामिद ने गैर इरादी तौर पर टैक्सी वाले से कहा, रोक लो यहाँ। टैक्सी रुकी। हामिद सोचने लगा, नहीं, ये ठीक नहीं, टैक्सी वाले से कहो चले। मगर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और ऊपर चला गया। लता आई तो हामिद ने देखा वो पहले से मोटी है, छातियां ज़्यादा बड़ी हैं, चेहरे पर गोश्त बढ़ गया है। हामिद ने 100 रुपये दिए और उसको होटल में ले गया। यहाँ उसको जब मालूम हुआ कि लता हामिला है तो उसके औसान खता हो गए। सारा नशा हिरन हो गया। घबरा कर उसने पूछा, ये हमल किसका है? लता कुछ न समझी। हामिद ने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया तो उसने सर हिलाकर कहा, हमको मालूम नहीं। हामिद पसीना पसीना हो गया। लेकिन नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। लता ने सर हिलाया। नहीं। हामिद ने थूक निगल कर पूछा, कहीं मेरा तो नहीं? मालूम नहीं। हामिद ने मजीद इस्तफसार किया, बहुत सी बातें की तो उसे मालूम हुआ कि लता के लवाहिकीन ने हमल गिरवाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हुए। कोई दवा असर नहीं करती थी। एक दवा ने तो उसे बीमार कर दिया। चुनाचे वो 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही। हामिद ने बहुत सोचा। एक ही बात उसकी समझ में आई कि किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करे और बहुत जल्दी करे, क्योंकि बच्चे की खातिर लता को गांव भेजा जा रहा था।
हामिद ने उस घर को छोड़ा और एक डॉक्टर के पास ले गया जो उसका दोस्त था। उसने हामिद से कहा, देखो ये मामला बड़ा खतरनाक है, जिंदगी और मौत का सवाल दरपेश होता है। हामिद ने उससे कहा, यहाँ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। नुत्फा यकीनन मेरा है, मैंने अच्छी तरह हिसाब लगाया है, इससे भी अच्छी तरह दरियाफ्त किया है। खुदा के लिए आप सोचिए मेरी पोजीशन क्या है, मेरी औलाद। मैं तो ये सोचते ही कांप जाता हूँ, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो सोचता सोचता पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। हामिद ने लता को पहुंचा दी, मगर कोई असर ना हुआ। हामिद खुशखबरी सुनने के लिए बेकरार था, मगर लता ने उससे कहा कि उस पर पहले भी किसी दवा ने असर नहीं किया था। हामिद बड़ी मुश्किलों से एक और दवा लाया, मगर यह भी कारगर साबित न हुई। अब लता का पेट साफ नुमाया था। उसके लवाहिकीन उसे गांव भेजना चाहते थे, लेकिन हामिद ने उनसे कहा, नहीं, अभी ठहर जाओ, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त कुछ भी न हुआ। सोच सोच कर हामिद का दिमाग आजिज आ गया। क्या करे क्या न करे, कुछ उसकी समझ में नहीं आता था। बाबू हरगोपाल पर 100 लानतें भेजता था, अपने आप को कोसता था कि क्यों उसने हमाकत की। ये सोचता तो लरस जाता कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो भी अपनी माँ की तरह पेशा करेगी। डूब मरने की बात है। उसको लता से नफरत हो गई। उसका हुस्न उसके दिल में अब पहले से जज्बात पैदा न करता। गलती से उसका हाथ लता से छू जाता तो उसको ऐसा महसूस होता कि उसने अंगारों में हाथ झोंक दिया है। उसको अब लता की कोई अदा पसंद नहीं थी। उसकी जबरदस्त ख्वाहिश थी कि वो उसका बच्चा जनने से पहले पहले मर जाए। वो और मर्दों के पास भी जाती रही थी। क्या उसे हामिद ही का नुत्फा कबूल करना था? हामिद के जी में आई कि वो उसके सूजे हुए पेट में छुरा भोंक दे, या कोई ऐसा हीला करे कि उसका बच्चा पेट ही में मर जाए। लता भी काफी फिक्रमंद थी। उसकी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि बच्चा पैदा हो। इसके अलावा उसको बहुत बोझ महसूस होता था। शुरू शुरू में तो उसको उल्टियों ने निढाल कर दिया था। अब हर वक्त उसके पेट में ईंठन सी रहती थी। मगर हामिद समझता था कि वो फिक्रमंद नहीं है, और कुछ नहीं तो कम बख्त मेरी हालत देखकर ही तरस खाकर बच्चा क्या कर दे। दवाएं छोड़कर टूने टोटके भी किए, मगर बच्चा इतना हट धर्म था, अपनी जगह पर कायम रहा। थक हार कर हामिद ने लता को गांव जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद वहां जाकर मकान देख आया। हिसाब के मुताबिक बच्चा अक्टूबर के पहले हफ्ते में पैदा होना था। हामिद ने सोच लिया था कि वो उसे किसी न किसी तरह मरवा डालेगा। चुनाचे इस गर्ज से उसने बंबई के एक बहुत बड़े दादा से राहो रस्म पैदा की। उसको खूब खिलाता पिलाता रहा। उस पर उसका काफ़ी रुपया खर्च हो गया, मगर हामिद ने कोई ख्याल न किया। वक्त आया तो उसने अपनी सारी स्कीम दादा करीम को बता दी। 1000 रुपये तय हुए। हामिद ने फौरन दे दिए। दादा करीम ने कहा, इतना छोटा बच्चा मुझसे नहीं मारा जाएगा, मैं लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा, इसकी तुम कुछ फिक्र ना करो। हामिद मान गया। उसने सोचा कि वो बच्चे को गाड़ी की पटरी पर रख देगा, अपने आप कुचला जाएगा, या किसी और तरकीब से उसका खात्मा कर देगा। दादा करीम को साथ लेकर वो लता के गांव आ पहुंचा। दादा करीम ने पता लगाया कि बच्चा 15 रोज हुए पैदा हो चुका है। हामिद के दिल में वो जज्बा पैदा हुआ जो अपने पहले लड़के की पैदाइश पर उसको महसूस हुआ था, मगर उसने उसको वहीं दबा दिया और करीम से कहा, देखो आज रात ये काम हो जाए। रात के 12 बजे एक उजाड़ जगह पर हामिद खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब तूफान बरपा था। वो खुद को बड़ी मुश्किलों से कातिल में तब्दील कर चुका था। वो पत्थर जो उसके सामने पड़ा था बच्चे का सर कुचलने के लिए काफ़ी था। कई बार उसे उठाकर वो उसके वजन का अंदाज़ा कर चुका था।
12:30 हुए तो हामिद को कदमों की आवाज आई। हामिद का दिल इस जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। दादा करीम अंधेरे में नमूदार हुआ। उसके हाथों में कपड़े की एक छोटी सी गठरी थी। पास आकर उसने हामिद के कांपते हुए हाथों में दे दी और कहा, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चला। ये कहकर वो चला गया। हामिद बहुत बुरी तरह कांप रहा था। बच्चा कपड़े के अंदर हाथ पांव मार रहा था। हामिद ने उसे जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर अपने लर्जे पर काबू पाने की कोशिश की। जब ये कुछ कम हुआ तो उसने वजनी पत्थर उठाया, टटोल कर सर देखा। पत्थर जोर से पटकने ही वाला था कि उसने सोचा, बच्चे को एक नजर देख तो लूं। पत्थर एक तरफ रखकर उसने कांपते हुए हाथों से दिया सलाई निकाली और एक तीली सुलगाई। ये उसकी उंगलियों ही में जल गई। उसकी हिम्मत न पड़ी। कुछ देर सोचा, दिल मजबूत किया, दिया सलाई की तीली जलाई, कपड़ा हटाया। पहले सरसरी नजर से एकदम गौर से देखा, तीली बुझ गई। ये किसकी शक्ल थी? उसने कहीं देखी थी? कहाँ? कब? हामिद ने जल्दी जल्दी एक तीली जलाई और बच्चे के चेहरे को गौर से देखा। एकदम उसकी आंखों के सामने उस मर्द का चेहरा आ गया जिसके साथ लता शिवाजी पार्क में रहती थी। हद तेरी, ऐसी की तैसी, हूबहू वही शक्ल, वही नाक नक्शा। हामिद ने बच्चे को वहीं छोड़ा और कह कहे लगाता चला गया।